द डिबेट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम 17वीं शताब्दी के यूरोप, खासकर फ्रांस में सामने आई एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कहीं ना कहीं एक भयावह घटना पर चर्चा कर रहे हैं। इसे दार्शनिक इतिहासकार मिशेल फूको ने महान कैद या द ग्रेट कन्फाइनमेंट का नाम दिया है। ये वो दौर था जिसे फूको क्लासिकल युग भी कहते हैं, मतलब तर्क, व्यवस्था और राज्य की बढ़ती शक्ति का युग, जब यूरोप भारी सामाजिक और आर्थिक उथल-पुथल से गुजर रहा था। और इसी पृष्ठभूमि में बड़ी संख्या में लोगों को, अब देखें तो गरीब, बेरोजगार, आवारा, यहाँ तक कि जिन्हें पागल समझा जाता था, उन्हें अचानक समाज से उठाकर नए नए बने विशाल संस्थानों में बंद कर दिया गया। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जैसा फूको बताते हैं, अकेले पेरिस में ही आबादी का लगभग 1% हिस्सा इन कैदखानों में बंद था। ये संस्थान, जैसे कि पेरिस का वो मशहूर हॉस्पिटल जनरल, वो तो जैसे रातों रात खड़े हो गए और हजारों लोगों को अपनी दीवारों के पीछे उन्होंने समेट लिया। इसका पैमाना, जैसा आपने कहा, अभूतपूर्व था। बिल्कुल। तो यहीं से हमारी आज की चर्चा का जो केंद्रीय प्रश्न है वो उभरता है। क्या इन संस्थानों की स्थापना और इस महान कैद का जो पहला मुख्य उद्देश्य था, क्या वो आर्थिक था? क्या ये 17वीं सदी के जो गंभीर आर्थिक संकट थे, बड़े पैमाने पर फैली बेरोजगारी थी, भिक्षावृत्ति थी, उसको नियंत्रित करने और शायद सस्ते श्रम का एक नया स्रोत बनाने की एक कोशिश थी? या फिर क्या ये मूल रूप से एक नैतिक परियोजना थी जिसका लक्ष्य था आलस्य को, जिसे अब एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई माना जाने लगा था, उसे जड़ से मिटाना, एक नई काफी कठोर कार्यनीति समाज पर थोपना और उन सभी लोगों को अलग थलग करना था जिन्हें वो उभरता हुआ बुर्जुआ समाज अवांछित, अनुपयोगी या तर्कहीन मानता था। और हमारी ये पूरी बातचीत, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, मिशेल फूको के गहन ऐतिहासिक विश्लेषण और उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित होगी, जो उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण किताब मैडनेस एंड सिविलाइजेशन में सामने रखे हैं। तो आज की चर्चा में मैं इस दृष्टिकोण का पक्ष रखूंगी कि ये महान कैद अनिवार्य रूप से उस समय की जो गंभीर आर्थिक परिस्थितियां थी और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की जो व्यवहारिक ज़रूरतें थी, उनकी सीधी प्रतिक्रिया थी। और नैतिक तर्क जो हैं वो या तो बाद में आए या फिर उन्हें इन आर्थिक ज़रूरतों को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया। और मेरा तर्क इसके थोड़ा विपरीत होगा। मैं ये दर्शाने का प्रयास करूंगा कि आर्थिक पहलू अगर थे भी तो वो गौण थे, सेकेंडरी थे। ये मूलतः सामाजिक नियंत्रण का एक बहुत बड़ा तंत्र था, जो क्लासिकल युग की एक नई, कहना चाहिए काफी असहिष्णु नैतिकता को स्थापित करने और उसे राज्य की शक्ति द्वारा लागू करने का एक गहरा और एक व्यापक प्रयास था। देखिए, मेरा मानना है कि महान कैद की जड़ों को समझने के लिए 17वीं सदी के यूरोप और खासकर फ्रांस की जो जमीनी हकीकत थी, उसे देखना बहुत जरूरी है। ये दौर लगातार युद्धों का था, जैसे वो 30 वर्षीय युद्ध, और उसके बाद जो आर्थिक मंदी आई, फसलें चौपट हो रही थीं, उद्योग ठप पड़ गए थे और शहरों में बेरोजगारों की भीड़ जमा हो रही थी। भिक्षावृत्ति एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी, जिसे न केवल एक आर्थिक बोझ बल्कि सामाजिक व्यवस्था के लिए भी एक सीधा खतरा माना जा रहा था। फूको खुद बताते हैं कि कैसे 16वीं सदी के अंत और 17वीं सदी की शुरुआत में आर्थिक संकटों के कारण मजदूरी गिरी और बेरोजगारी बढ़ी। तो ऐसे में 1656 में पेरिस में हॉस्पिटल जनरल की स्थापना का फरमान जारी होना ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, व्यावहारिक, हालांकि कठोर कदम था। इसका सीधा उद्देश्य था कि सड़कों पर जो घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं या अव्यवस्था फैला रहे हैं, ऐसे हजारों बेरोजगारों, गरीबों और आवारा लोगों को पकड़कर एक जगह बंद कर दिया जाए, ताकि वे समाज की नज़रों से दूर रहें और किसी तरह के नियंत्रण में आ सकें। फूको द्वारा उद्धृत वो 1% आबादी का आंकड़ा सोचिए जरा। पेरिस जैसे बड़े शहर में हर 100 में से एक व्यक्ति। ये दिखाता है कि समस्या कितनी बड़ी थी और उसका समाधान कितने बड़े पैमाने पर सोचा जा रहा था। फिर आप इन संस्थानों के भीतर जो कार्यशालाएं स्थापित की गईं, उन्हें देखिए।
फूको जिक्र करते हैं कि बिसेत्र, सेल्पेत्रियर जैसे ऑपिटाल जनरल के हिस्सों में और इंग्लैंड के वर्स्टर या जर्मनी के जुख्थॉइजन यानी सुधार गृह या कार्यगृहों में बंदियों से अनिवार्य रूप से काम करवाया जाता था, जैसे कताई, बुनाई, सुई का काम, रस्सी बनाना, यहाँ तक कि लेंस पॉलिश करना। ये स्पष्ट रूप से श्रम शक्ति को नियंत्रित करने, उसे अनुशासित करने और हाँ, संभवतः सस्ते श्रम का एक स्रोत बनाने का ही प्रयास था। अंग्रेज विचारक जॉन केरी जैसे लोगों ने तो बाकायदा प्रस्ताव रखे थे कि इन संस्थानों का उपयोग राष्ट्र के लिए गरीबों को उपयोगी बनाने में किया जाए। हाँ, ये सच है, जैसा फुको भी मानते हैं कि ये कार्यशालाएं हमेशा आर्थिक रूप से बहुत सफल नहीं रहीं। कभी कभी उनके उत्पाद इतने सस्ते होते थे कि वे बाहरी कारीगरों के लिए मुश्किल खड़ी कर देते थे, जिससे विरोध भी होता था। लेकिन देखिए, आर्थिक सफलता का ना मिलना आर्थिक इरादे के ना होने का सबूत तो नहीं है ना। मूल मंशा तो श्रम को नियंत्रित करना, बेरोजगारी से जो सामाजिक अस्थिरता पैदा हो रही थी उसको दबाना और एक हद तक इस बंदी आबादी से कुछ न कुछ आर्थिक मूल्य निकालने की ही थी। मेरे विचार में आलस्य की जो नैतिक निंदा थी और काम की महत्ता पर जो जोर दिया गया, वो इस कठोर आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण की रणनीति को एक नैतिक जामा पहनाने का तरीका ज्यादा था, ताकि उसे समाज में स्वीकार्यता मिल सके और उसे लागू करना आसान हो जाए। मैं आपकी बात समझता हूं कि आर्थिक संकट वास्तविक थे, इसमें कोई शक नहीं, और उनका प्रभाव भी यकीनन गहरा था। लेकिन मेरा तर्क यह है कि केवल आर्थिक संकटों से महान कैद जैसी अभूतपूर्व और इतनी व्यापक घटना की पूरी व्याख्या नहीं हो सकती। ये केवल गरीबी या बेरोजगारी का प्रबंधन नहीं था, मैनेजमेंट नहीं था। ये मानसिकता में, समाज की जो नैतिक चेतना होती है, उसमें एक गहरे बदलाव का प्रतीक था। फूको, जिसे क्लासिकल युग कहते हैं, उस दौर में तर्क यानी रीजन को एक तरह से सर्वोच्च स्थान दिया जा रहा था, और हर वो चीज जो तर्क के विपरीत मानी जाती थी, जैसे कि पागलपन या आलस्य, उसे अस्वीकार्य समझा जाने लगा। आलस्य अब केवल एक व्यक्तिगत कमी नहीं, बल्कि एक सामाजिक पाप, एक नैतिक पतन माना जाने लगा। फूको तो यहां तक कहते हैं कि उसे सभी बुराइयों की जड़ यानी मदर ऑफ ऑल इवल्स के रूप में देखा जाने लगा। वो जो 1656 का शाही फरमान था जिसने हॉपिटल जनरल की स्थापना की, वो भी तो भिक्षावृत्ति और आलस्य को सभी अव्यवस्थाओं का स्रोत बताकर ही शुरू होता है। ये भाषा देखिए, ये केवल आर्थिक नहीं है, ये गहरी नैतिक भाषा है। अब उन संस्थानों की प्रकृति पर जरा गौर करें। हॉस्पिटल जनरल और उसके जैसे संस्थान केवल गरीबों को रखने की जगह या कारखाने भर नहीं थे। फूको बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये अर्ध न्यायिक संस्थाएं थीं, जिनके पास अपनी पुलिस थी, अपने नियम थे और अपनी अदालतें थीं। इनके निदेशकों को न केवल प्रशासन और वाणिज्य का अधिकार था, बल्कि न्याय करने और सजा देने का भी पूरा अधिकार दिया गया था। और कमाल की बात यह कि उनके फैसलों के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती थी। पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की एक नई शक्ति संरचना थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि फूको उजागर करते हैं, इन संस्थानों में केवल गरीब और बेरोजगार ही नहीं थे। उनके साथ पागलों को, विक्षिप्तों को, यौनकर्मियों, समलैंगिकों, नास्तिकों, यहां तक के अनुशासनहीन बच्चों और बुजुर्गों को भी रखा गया था। यानी समाज के वे सभी तत्व जिन्हें नई बुर्जुआ नैतिकता, जो कि उभरते हुए व्यापारी और मध्यवर्ग की नैतिकता थी, अनुपयोगी, अनैतिक या तर्कहीन मानती थी। पागलों को शुरू से ही बिना किसी खास भेदभाव के अन्य अवांछितों के साथ बंद कर दिया गया। ये साफ दिखाता है कि मुद्दा केवल आर्थिक उत्पादकता का नहीं था, बल्कि समाज पर एक विशेष कठोर नैतिक व्यवस्था थोपने और उस व्यवस्था से जरा भी विचलित होने वाले हर व्यक्ति को समाज से काटकर अलग फेंक देने का था। पागलपन को भी उसकी तर्कहीनता की वजह से आलस्य और सामाजिक अनुपयोगिता के नैतिक दायरे में खींच लिया गया। इसलिए मेरे अनुसार ये पूरी परियोजना राजशाही और उभरते बुर्जुआ वर्ग द्वारा अपनी नैतिकता को राज्य की नई केंद्रीकृत शक्ति के माध्यम से लागू करने का एक जबरदस्त प्रयास था। आर्थिक पहलू, जैसे कि वो कार्यशालाएं, वे इस विशाल नैतिक शुद्धिकरण और सामाजिक नियंत्रण की परियोजना के महज उपकरण थे, उसका मूल उद्देश्य नहीं थे। ठीक है, तो चलिए इन असहमतियों को और गहराई से देखते हैं। शुरुआत करते हैं हॉस्पिटल जनरल जैसे संस्थानों की प्रकृति से ही। आप कह रहे हैं कि उनकी जो अर्ध न्यायिक शक्तियां थीं और अपील की गुंजाइश का न होना,
वो नैतिक नियंत्रण के इरादे को दर्शाता है। लेकिन मैं इसे दूसरे नजरिए से देखती हूँ। जरा सोचिए, हजारों की संख्या में ऐसे लोगों को बंद रखना जिनमें कई शायद हताश हों, बीमार हों या विद्रोही मिजाज के भी हों, और फिर उनसे काम करवाना, क्या इसके लिए असाधारण शक्तियों की जरूरत नहीं होगी? 1657 का वो फरमान जो पेरिस के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित था, वो साफ तौर पर कहता है कि सभी सक्षम लेकिन बेकार व्यक्तियों को, चाहे उनकी उम्र, लिंग या स्थिति कुछ भी हो, होपिटल जनरल में बंद किया जाए ताकि वे सड़कों पर भीख ना मांगे या सार्वजनिक शांति भंग ना करें। ये तो सीधा सीधा कानून और व्यवस्था बनाए रखने की चिंता है जो अक्सर आर्थिक अस्थिरता से जुड़ी होती है। इन संस्थानों को जो प्रशासनिक और दंडात्मक शक्तियां दी गईं, मेरे विचार में वो इसी बड़े लक्ष्य यानी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना और श्रम बल को नियंत्रित करना को प्राप्त करने के जरूरी साधन थे। अगर प्राथमिक उद्देश्य केवल नैतिक सुधार होता तो क्या धार्मिक उपदेश, नैतिक शिक्षा और पारंपरिक चर्च की भूमिका काफी नहीं होती? इन कठोर, लगभग सैन्य जैसे उपायों की आवश्यकता उस विशाल अनियंत्रित आबादी को काबू में रखने की व्यावहारिक जरूरत से पैदा हुई जो आर्थिक संकटों के कारण शहरों में जमा हो गई थी। मैं व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत से इनकार नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस प्रकार की शक्ति इन संस्थानों को दी गई वो पारंपरिक पुलिसिंग या न्यायिक प्रक्रिया से एकदम अलग थी। फूको इस बात पर जोर देकर कहते हैं कि ये संस्थान राज्य के भीतर एक स्वायत्त शक्ति बन गए थे, ऑटोनोमस पावर। उनके निदेशक संप्रभु न्यायाधीशों की तरह निर्णय लेते थे और उन्हें लागू करते थे। उन्हें नैतिकता, वाणिज्य, आंतरिक अनुशासन, हर चीज पर पूर्ण अधिकार दिया गया था। यह कोई सामान्य प्रशासनिक अधिकार नहीं था। यह एक नई तरह की सत्ता थी जो कानून के स्थापित ढांचों के बाहर या उनके समानांतर काम कर रही थी। यह सिर्फ लोगों को काम पर लगाने या सड़कों से हटाने का मामला नहीं था। यह उनके जीवन के हर पहलू पर, उनकी सोच पर, उनकी नैतिकता पर राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण का प्रयास था। जैसा मैंने पहले कहा, यह उभरती हुई बुर्जुआ नैतिकता, काम, अनुशासन, तर्क को संस्थागत रूप देने और उसे बलपूर्वक लागू करने का एक तरीका था। यह पारंपरिक न्यायिक और धार्मिक शक्तियों से अलग एक नई, ज्यादा सीधी और ज्यादा सर्वव्यापी शक्ति का निर्माण था। इसका लक्ष्य व्यक्ति के आचरण को गहराई से बदलना था, न कि केवल बाहरी व्यवस्था बनाए रखना। चलिए, तद आलस्य की भूमिका पर आते हैं। आप कहते हैं कि आलस्य की निंदा इस पूरी व्यवस्था की नींव थी, एक नैतिक प्रेरणा थी। मैं मानती हूं कि 17वीं सदी में आलस्य की जबरदस्त निंदा हुई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों? क्या ये महज एक संयोग था कि ठीक उसी समय जब यूरोप आर्थिक संकट और व्यापक बेरोजगारी से जूझ रहा था, आलस्य अचानक सबसे बड़ा नैतिक पाप बन गया? मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा तर्क ये है कि आलस्य की निंदा एक बेहद सुविधाजनक विचारधारा थी जिसने शासक वर्गों को एक जरूरी काम करने का नैतिक अधिकार दे दिया, और वो काम था उस विशाल, अस्थिर और अनुत्पादक आबादी को नियंत्रित करना, जो उनके लिए एक गंभीर आर्थिक बोझ और एक संभावित राजनीतिक खतरा भी थी। इस विचारधारा ने उन्हें ये कहने का मौका दिया कि भाई वे इन लोगों को उनकी भलाई के लिए बंद कर रहे हैं, उन्हें सुधारने के लिए काम करवा रहे हैं। असल में वे उन्हें समाज की मुख्य धारा से अलग कर रहे थे, उन्हें अनुशासित कर रहे थे और जहां तक संभव हो उन्हें सस्ते श्रम के स्रोत में बदल रहे थे। तो आर्थिक जरूरत ने इस नैतिक रुख को आकार दिया और उसे बढ़ावा दिया, न कि किसी अमूर्त नैतिक आदर्श ने इस विशाल कैद की व्यवस्था को जन्म दिया। याद कीजिए फूको द्वारा उद्धृत वोल्टेयर के समकालीनों का वो तीखा सवाल, क्या आपने गरीबों को काम करने के लिए मजबूर करने का रहस्य अभी तक नहीं खोजा है? क्या आप अभी भी पुलिस के पहले सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं? ये सवाल तो सीधे सीधे आर्थिक उपयोगिता और राज्य नियंत्रण की ओर इशारा करता है, न कि किसी गहरी नैतिक चिंता की ओर। मैं समझता हूं कि विचारधारा का इस्तेमाल अक्सर वास्तविक मकसदों को छुपाने या उन्हें अच्छा दिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन फूको का विश्लेषण इससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो दिखाते हैं कि क्लासिकल युग में काम की धारणा ही बदल गई थी।
काम अब केवल रोजी रोटी कमाने का जरिया नहीं रहा, बल्कि उसे एक नैतिक कर्तव्य, एक एस्केसिस यानी एक तरह की साधना, एक अनुशासन माना जाने लगा, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी पाशविक प्रवृत्तियों पर काबू पा सकता है और समाज का एक उपयोगी सदस्य बन सकता है। इसके विपरीत आलस्य को केवल अनुत्पादकता नहीं, बल्कि तर्क और नैतिकता के प्रति एक विद्रोह माना गया। फूको इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि पागलपन को भी इसी नैतिक चौखटे में देखा गया। पागल व्यक्ति तर्कसंगत ढंग से काम करने में असमर्थ या अनिच्छुक था, इसलिए उसे नैतिक रूप से दोषी माना गया, ठीक उसी तरह जैसे जानबूझकर काम न करने वाले आलसी गरीब को, और इसीलिए उन्हें एक ही जगह उन्हीं संस्थानों में बंद कर दिया गया। मूल्यांकन विलिंग बनाम अनविलिंग, रैशनल बनाम इररैशनल पर आधारित था। यह दिखाता है कि यह केवल आर्थिक प्रबंधन का मामला नहीं था, यह एक तरह का नैतिक शुद्धिकरण, मॉरल प्यूरिफिकेशन का प्रयास था, जहां समाज के उन सभी तत्वों को छांटकर अलग किया जा रहा था जो श्रम, अनुशासन और तर्क की नई नैतिकता के स्थापित मानकों पर खरे नहीं उतरते थे। तो नैतिकता यहां सिर्फ एक बहाना नहीं थी, वो खुद एक सक्रिय वर्गीकरण करने वाली शक्ति थी। चलिए, इस आर्थिक बनाम नैतिक उद्देश्यों के टकराव को इन कार्यशालाओं के उदाहरण से और परखते हैं। फूको अपनी किताब में काफी विस्तार से बताते हैं कि कैसे इंग्लैंड के वुस्टर, टॉन्टन, ग्लॉस्टर से लेकर फ्रांस के लियों, रूऑं और पेरिस के हॉस्पिटल जनरल के विभिन्न हिस्सों जैसे बीसेत्र, सेल्सपेट्रियर, लापिथिए में बड़ी संख्या में कार्यशालाएं स्थापित की गईं। इनमें कताई, बुनाई, रस्सी बनाना, जूते बनाना, बटन बनाना, यहाँ तक कि एम्स्टर्डम में रासपाउस में लकड़ी घिसना जैसे काम करवाए जाते थे। जैसा मैंने पहले कहा भी, जॉन कैरी जैसे विचारकों ने स्पष्ट रूप से इन वर्कहाउस को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी बनाने यानी सस्ता श्रम उपलब्ध कराने का तर्क दिया। फूको ये भी बताते हैं कि कैसे इन संस्थानों के उत्पादों ने कभी-कभी स्थानीय बाजारों में इतनी प्रतिस्पर्धा पैदा कर दी कि बाहरी निर्माता और व्यापारी संघों ने सरकार से शिकायत तक की। ये सब क्या दर्शाता है? ये तो जोरदार तरीके से आर्थिक मंशा को ही उजागर करता है। भले ही इन कार्यशालाओं को चलाना हमेशा आसान न रहा हो या वे हमेशा भारी मुनाफा न कमा पाई हों, लेकिन इरादा तो स्पष्ट रूप से बंदी बनाई गई आबादी से आर्थिक मूल्य निकालने और श्रम बाजार को नियंत्रित करने का ही था। ये कार्यशालाएं महज अनुशासन सिखाने का साधन नहीं थीं, वे उत्पादन केंद्र बनाने के गंभीर प्रयास थे। मैं मानता हूं कि कार्यशालाएं थीं और उनमें उत्पादन भी होता था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फूको हमें सिक्के के दूसरे पहलू भी दिखाते हैं। वो बताते हैं कि इन कारखानों में काम का उपयोग अक्सर मुख्य रूप से अनुशासन सिखाने, सजा देने और नैतिक सुधार के एक साधन के रूप में किया जाता था। काम यहां अपने आप में एक अंत नहीं था, बल्कि एक माध्यम था आलस्य को दंडित करने और व्यक्ति को श्रम की नैतिकता सिखाने का। मिसाल के तौर पर अप्रैल 1684 का एक फ्रांसीसी फरमान जो 25 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों के लिए काम अनिवार्य करता था, ये भी जोर देता था कि काम के साथ साथ उन्हें पवित्र पुस्तकों का पाठ भी करवाया जाए और उनकी धार्मिक शिक्षा का प्रबंध किया जाए। अब यहाँ काम स्पष्ट रूप से नैतिकता सिखाने के एक व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है। और जहाँ तक आर्थिक सफलता की बात है, फूको कई उदाहरण देते हैं जो दिखाते हैं कि ये संस्थान अक्सर बेहद अकुशल, इनएफिशिएंट थे। 1790 की एक फ्रांसीसी रिपोर्ट बताती है कि ला पिटिये में स्थापित कारखाना सबसे महंगी लागत पर चल रहा था और उसे बंद कर देना चाहिए। फूको एक और अजीब उदाहरण देते हैं 1781 का, जब साल्पेत्रियर में कैदियों को सुबह से शाम तक घोड़ों के लिए रिले टीम के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया। मतलब वो घोड़ों की जगह गाड़ियां खींचते थे। क्या घोड़ों की जगह? जी हाँ। इसका क्या आर्थिक तर्क हो सकता है? क्या ये कैदियों को शारीरिक रूप से तोड़ने और उन्हें पूरी तरह अधीन बनाने का एक क्रूर तरीका ज्यादा नहीं लगता? तो ऐसे उदाहरण ये दर्शाते हैं कि प्राथमिक लक्ष्य शायद मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि एक कठोर नैतिक व्यवस्था लागू करना, शरीर पर नियंत्रण स्थापित करना और अनुशासन को व्यक्ति की आत्मा में उतारना था। उत्पादन अगर हो गया तो ठीक, वरना काम अपने आप में एक सजा और सुधार का जरिया था। अंत में पागलपन के समावेश की बात पर आते हैं। आपने पहले तर्क दिया कि पागलों को इन संस्थानों में अन्य समूहों के साथ रखा जाना ये साबित करता है कि ये केवल आर्थिक तर्कसंगतता का मामला नहीं था, बल्कि एक व्यापक नैतिक शुद्धिकरण था। लेकिन क्या इसका उल्टा तर्क उतना ही वजनदार नहीं है? क्या ये संभव नहीं कि पागलों को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि वे भी
श्रम बाजार और उभरते पूंजीवादी समाज के दृष्टिकोण से अनुत्पादक यानी अनप्रोडक्टिव और बेकार यानी यूजलेस थे। उन्हें गरीबों, बेरोजगारों, यहाँ तक कि कुछ हद तक अपराधियों के साथ एक श्रेणी में रखना, जैसा कि फुको बताते हैं कि शुरुआती दौर में हुआ, ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि वर्गीकरण का जो प्राथमिक आधार था वो आर्थिक अनुपयोगिता और समाज पर बोझ होना था। उन्हें उनकी विशिष्ट मानसिक स्थिति के कारण अलग नहीं किया गया, बल्कि उनकी श्रम करने में अक्षमता या अनिच्छा के कारण उन्हें उसी विशाल अनुपयोगी समूह का हिस्सा माना गया जिसे समाज से हटाना जरूरी समझा गया। फुको स्वयं लिखते हैं कि पागलों को आलस्य के निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ आइडलनेस के दायरे में शामिल किया गया था। उन्हें भी काम न करने के नैतिक अपराध का भागीदार माना गया। उनकी विशेष चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक स्थिति की पहचान और उनके लिए अलग संस्थानों यानी असाइलम्स की जरूरत तो बहुत बाद में 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी में जाकर महसूस की गई। लेकिन महान कैद की शुरुआत में वे आर्थिक तर्क के आधार पर ही बाहर किए गए थे, ऐसा मेरा मानना है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उन्हें अनुत्पादक माना गया, लेकिन मेरा जोर इस बात पर है कि ये अनुत्पादकता केवल आर्थिक पैमाने पर नहीं मापी गई। इसे एक व्यापक, नैतिक और तार्किक यानी रैशनल संदर्भ में देखा गया। याद रखिए, क्लासिकल युग स्वयं को तर्क का युग यानी एज ऑफ रीजन के रूप में देखता था। पागलपन अपनी प्रकृति में ही तर्क का विलोम था, तर्कहीनता का प्रतीक था। इसी तरह गरीबी और आलस्य को भी तर्कसंगत, व्यवस्थित और उत्पादक समाज के आदर्शों के विपरीत माना गया। इसलिए पागलों को गरीबों, आलसियों और अन्य अतार्किक समझे जाने वाले समूहों के साथ एक ही जगह बंद करना ये दर्शाता है कि ये केवल आर्थिक रूप से बेकार लोगों को हटाने का मामला नहीं था। ये समाज से हर उस तत्व को, चाहे वो पागल हो, गरीब हो, विद्रोही हो या अनैतिक हो, बाहर निकालने की एक गहरी और व्यवस्थित इच्छा थी जो तर्क और व्यवस्था के नए, कठोर बुर्जुआ आदर्शों के अनुरूप नहीं था। ये एक व्यापक सामाजिक शुद्धिकरण, सोशल प्यूरिफिकेशन की परियोजना थी, जहां पागलपन को भी नैतिक पतन यानी तर्क और श्रम से विमुखता के रूप में देखा गया। फुको बहुत मार्मिक ढंग से कहते हैं कि पागलपन को श्रम के समुदाय द्वारा लगाए गए नैतिक बहिष्कार के माध्यम से परिभाषित और अलग किया गया। ये वर्गीकरण मेरे विचार में आर्थिक से कहीं ज्यादा गहरा, नैतिक और दार्शनिक था। ये केवल क्या आप काम करते हैं का सवाल नहीं था, बल्कि क्या आप तर्कसंगत हैं और क्या आप हमारी नैतिक व्यवस्था में फिट होते हैं का सवाल ज्यादा बन गया था। तो संक्षेप में कहूं तो मेरा तर्क ये है कि 17वीं सदी की महान कैद मुख्य रूप से उस युग के जो बेहद दबावकारी आर्थिक और सामाजिक यथार्थ थे उनकी उपज थी। व्यापक बेरोजगारी, भिक्षावृत्ति से उत्पन्न सामाजिक अव्यवस्था और श्रम शक्ति को नियंत्रित करने की जरूरत ने शासकों को अस्पताल जनरल जैसे संस्थान बनाने पर एक तरह से मजबूर किया। इन संस्थानों का ढांचा, उनमें स्थापित कार्यशालाएं और वो कानून जो बेकार लोगों को बंद करने का आदेश देते थे, सब इसी आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण की रणनीति की ओर इशारा करते हैं। हाँ, नैतिक तर्कों जैसे आलस्य की निंदा ने इस कठोर यथार्थवादी नीति को वैधता जरूर प्रदान की और उसे लागू करने में एक महत्वपूर्ण वैचारिक भूमिका निभाई, लेकिन वो मूल कारण नहीं थे। और मेरा निष्कर्ष इसके विपरीत ये है कि आर्थिक कारकों की भूमिका को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। खासकर संकट के समय में उनकी तात्कालिकता बढ़ जाती है, ये बात सही है। लेकिन महान कैद की असली जड़ें क्लासिकल युग की बदलती हुई नैतिक चेतना और तर्क की नई अवधारणा में कहीं ज्यादा गहरी थीं। यह आलस्य, तर्कहीनता और सामाजिक विचलन के प्रति एक नई, तीव्र असहिष्णुता का प्रतीक था। यह राज्य की बढ़ती शक्ति का उपयोग करके एक अनुशासित, श्रम केंद्रित और नैतिक रूप से समरूप समाज बनाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी। विभिन्न अवांछित समूह, जिनमें पागल भी प्रमुखता से शामिल थे, का एक साथ एक ही तरह के संस्थानों में बंद किया जाना यह दिखाता है कि ये केवल अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के बारे में नहीं था। यह उससे कहीं बढ़कर नैतिकता, तर्क और सामाजिक व्यवस्था की नई परिभाषाएं गढ़ने और उन्हें बलपूर्वक लागू करने के बारे में था। स्पष्ट है कि हम इस जटिल ऐतिहासिक घटना के प्राथमिक प्रेरक बल पर पूरी तरह से सहमत नहीं हैं कि वो आर्थिक अनिवार्यता थी या एक नई नैतिक परियोजना।
हालांकि हम दोनों इस बात पर निश्चित रूप से सहमत हो सकते हैं कि महान कैद एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुस्तरीय घटना थी, जिसमें आर्थिक नियंत्रण और नैतिक अनुशासन के ये दोनों पहलू बहुत गहराई से गुंथे हुए थे। बिल्कुल। और यह भी स्पष्ट है कि इस घटना ने न केवल उन लाखों लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया जिन्हें इन दीवारों के पीछे कैद किया गया, बल्कि इसने आधुनिक समाज में संस्थाओं, श्रम की धारणा, नैतिकता की परिभाषा और यहां तक कि पागलपन को समझने के हमारे तरीकों पर भी बहुत गहरा और स्थायी प्रभाव डाला है। मिशेल फुको का यह विश्लेषण हमें आज भी सत्ता, ज्ञान और सामाजिक नियंत्रण के जटिल और अक्सर अदृश्य रहने वाले अंतर्संबंधों पर लगातार सोचने के लिए विवश करता है। हाँ, ये हमें दिखाता है कि कैसे संस्थाएं न केवल लोगों के शरीर को नियंत्रित करती हैं, बल्कि वे वास्तविकता के हमारी समझ, हमारे मूल्यों और हमारे वर्गीकरण के तरीकों को भी आकार देती हैं। फुको की सामग्री निस्संदेह बहुत समृद्ध है और उसमें निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है जिस पर विचार किया जा सकता है और जिसकी विभिन्न व्याख्याएं संभव हैं। आज की चर्चा का कोई एक स्पष्ट विजेता नहीं है और शायद इस तरह के विश्लेषण में होना भी नहीं चाहिए। उद्देश्य किसी एक पक्ष को सही साबित करना नहीं, बल्कि मुद्दे की जटिलता को उजागर करना था। उम्मीद है कि इन दो अलग अलग दृष्टिकोणों को विस्तार से सुनने से आपको 17वीं सदी की इस महान कैद की बहुआयामी प्रकृति और उसके गहरे निहितार्थों को और बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली होगी।